हो गया लाइव। मैसेज भेज दीजिए। बहुत फ्री चला हो ऑनलाइन भी। अब कितना फ्री चला है? एप्लीकेशन पे अब क्या करें, बंद करवा दे? नहीं। अच्छा, दरोगा एक परीक्षा तक चलने देते हैं। दरोगा परीक्षा के बाद बंद कर दें। बंद नहीं करे। एडमिशन कहाँ हो रहा, ऑनलाइन पैसा नहीं आ रहा है। आप लोग गरीब हैं हो, आपसे गरीब हम हैं। देखिए लाइव हुआ, मेरे मोबाइल में खुल नहीं रहा है। आए? हो गया जी, मेरे में नहीं खुल रहा, हम देख नहीं रहे हैं। कंफर्म कीजिए जल्दी। हो गया। मेरा नेटे खत्म हो गया। चलिए, अब दीदी जी लोग बतियाना बंद कीजिए। दीजिए तो कॉपी थोड़ा सा। भाई जी लोग सुनिएगा गौर से। देखिए, जो भारत का संविधान है, संविधान सभा के विषय में बता रहे हैं, संविधान सभा के विषय, संविधान सभा के विषय में बता रहे हैं। 2 4 5 क्वेश्चन पूछे आपसे, जवाब दीजिएगा ना। अच्छा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन, सचिव एचबीआर, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एलएन मुखर्जी। एलएन मुखर्जी। आगे बताइएगा, संविधान बनने में कितना समय? 2 वर्ष 11 महीना। अच्छा, आजादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 200। सबसे ज्यादा कौन प्रांत से? कौन प्रांत? संयुक्त। सबसे ज्यादा कौन देशी रियासत से? कौन से? मैसूर। मैसूर से। मैसूर से 7। बिहार से 36। अच्छा, संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या 163। मुस्लिम? अच्छा, कौन कौन समुदाय के सदस्यों की संख्या में समानता थी? पारसी और आंग्ल भारतीय तथा अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाई। भारतीय ईसाई, इन लोगों में समानता थी ना हो। ये बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिएगा, देखिए जो अपना संविधान है, मतलब जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 26 जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था, लेकिन जानते हैं इसे लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया, बल्कि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ऐसा क्यों हुआ कि आखिरकार जो है बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया? आपसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? तो इसके पीछे क्या कारण थे, देखिएगा। देखिए, भारत
अगर हम भारत की बात करें तो भारत गुलाम था। भारत किसका गुलाम था? तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज, अंग्रेजों का गुलाम था भारत। और भारत को जो आजादी मिली है, भारत को आजादी मिली है 1947 में। कब मिली है? 1947। तो 1947 में हम लोग स्वतंत्र हो गए। जैसे कि हम 7 से 9 आपको पढ़ाते हैं, 9 बजे के बाद आप पूरा स्वतंत्र हो जाते हैं, समझ गए। 7 से 9 एकदम मेरे बंधन में रहते हैं, मेरे अंदर में रहते हैं, समझ गए। एकदम जब छुट्टी देते हैं तो देखते ना है कितना धड़फड़ा के भागते हैं। लगता है कि घर पूरब मुंह होगा, पर पूरब मुंह पहले था तो पश्चिम मुंह हो गया होगा, समझ गए। तो 1947 के बाद या 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो हम लोग प्रत्येक वर्ष जो 15 अगस्त का तिथि है, इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिएगा, देश को आजाद करवाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो देश को योगदान कराने में उस संगठन का 80% तक आप योगदान कह सकते हैं रहा है, 80% तक योगदान रहा है। क्योंकि यह संगठन ही, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही जो है, आजादी मिलने से पहले सक्रिय राजनीतिक संगठन था जो अंग्रेजों से भारतीयों के अधिकार की मांग करता था, भारतीयों के अधिकार की मांग करता था। तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस का अतुलनीय योगदान है, उसके योगदान की तुलना नहीं की जा सकती है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस स्थापित 1885 में हुआ था। कांग्रेस स्थापित 1885 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई थी तो यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा। और उस वार्षिक अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से अधिकार की मांग की जाएगी कि हमें ये अधिकार चाहिए। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। लेकिन इस बीच में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आप ही हैं, सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है, 4 दिन आते हैं, 1 दिन नहीं आते हैं, या 3 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो डेली आते हैं, समझे, डेली आते हैं। तो वैसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष हुआ। उसी वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहां हुआ? लाहौर। और जो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इस लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो इस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। यानी अब कांग्रेस को पूरी की पूरी आजादी चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज। यानी कांग्रेस को अब अंग्रेजों से पूरी की पूरी आजादी चाहिए। आजादी से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आजादी से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यह घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस घोषणा के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा किया कि अब तो हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, हम तो पूरी आजादी लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। यानी पूरा आजाद हम तो होकर ही रहेंगे। तो पंडित नेहरू ने इस घोषणा के साथ यह भी घोषणा किया कि जब तक अंग्रेज भारत को पूर्ण आजादी नहीं देती थी,
पूर्ण आजादी नहीं दे देती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे देती है, तब तक हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह भी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। पंडित नेहरू ने जो यह घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, इस घोषणा के प्रावधानों के तहत ही पहली बार 26 जनवरी 1930 को, पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो आजादी के पूर्व भी, अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले भी, 15 अगस्त 1947 से पहले भी हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम भारतीयों ने सर्वप्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। 26 जनवरी 1930 को मनाया और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। अर्थात 26 जनवरी 1931 को भी स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1932 को भी मनाया गया, 26 जनवरी 1933 को भी मनाया गया, 26 जनवरी 1934 को भी मनाया गया, 26 जनवरी 1935 को भी मनाया गया। यानी आजादी तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जब हम भारतीयों को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, हम भारतीयों को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो अब 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। फिर हम भारतीय अब स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाने लगे। 15 अगस्त को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। तो 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया जाने लगा था। मतलब 1947 के बाद, जहां 1947 से पहले हम भारतीय 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, वहीं 1947 के बाद हम भारतीय, 1947 के बाद जो है हम भारतीय 15 अगस्त को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो 26 जनवरी का तिथि इतिहास के पन्नों के गर्त में जाने लगा, इतिहास के पन्नों के गर्त में जाने लगा। मतलब 26 जनवरी का महत्व समाप्त होने लगा। तो संविधान निर्मात्री सदस्यों ने यह तय किया कि हम लोगों ने पहला स्वाधीनता दिवस तो 26 जनवरी को मनाए थे, तो बेहतर यही होगा कि संविधान को हम लोग 26 जनवरी की तिथि को लागू करें, ताकि 26 जनवरी के दिन का इतिहास याद रखा जाए, 26 जनवरी के दिन का इतिहास याद रखा जाए। इसी को लेकर संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि भले ही संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया हो, लेकिन हम लोग अब जो संविधान लागू करेंगे वह 26 जनवरी की तिथि को लागू करेंगे। और यही कारण है कि 26 जनवरी की तिथि को संविधान लागू किया गया। अर्थात जब आपसे यह पूछा जाए कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, तो इसका सीधा और सरल उत्तर यह होगा कि 26 जनवरी को ही संविधान इस वजह से लागू किया गया क्योंकि हम भारतीयों ने अपना पहला स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी की तिथि को 1930 ईस्वी में मनाया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू किया गया। बात समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? लिखिए ना और समझ में आ जाएगा।
और ध्यान दीजिएगा, एगो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप बताइएगा ना यहां पर तो और भी कुछ बात बताएंगे, अगर आप नहीं बताइएगा तो हम भी नहीं बताएंगे। ठीक है, पूछते हैं आराम से, आराम से आप लोग भी जवाब दीजिए। बताइएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1800, पूर्णतः 1800। चलिए ठीक है, अब बता देते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, जवाब आप लोग दे दिए हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, टेस्ट और होगा, चिंता मत कीजिए, टेस्ट और होगा, बहुत जल्दी टेस्ट होगा। ठीक है, जो टॉप कीजिएगा उसको पैसा देंगे, पैसा, पैसा नहीं, रुपया, रुपया देंगे, रुपया, रुपया 100 रुपया, टॉपर को 100 रुपया। ठीक है, 50 रुपया, 50 रुपया देंगे, 25 रुपया, 1000। चलिए चेक देंगे, मेरा बैंक में खाते ना हो कि हम चेक, 100 रुपया के चेक। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात बता रहे थे, 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान लागू हो गया ना, सॉरी, संविधान बनकर तैयार हो गया ना, 26 जनवरी 1949 को जब भारत का संविधान बनकर है, वहां पे क्या हुआ है, वो क्या, उसको ठोकवाइए। ठीक है, वो लाइन वाला काम है, लाइन वाला काम से कोई मजाक नहीं, हंसी मजाक नहीं, बड़ी खतरनाक चीज होता है, समझे। ठीक है, उसको जल्दी ठीक करवाए। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया ना, तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि कुछ चीज को लागू कर देते हैं, और संविधान निर्माताओं ने इस तिथि से कुछ चीज को लागू कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन अनुच्छेद लागू हो गया था? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, समझ गए, ईटीसी, और भी कुछ अनुच्छेद था जो लागू हो गया था, समझ गए। ये सब अनुच्छेद ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। और देखिए यहां पर एक बात और समझिएगा, जब भारत का संविधान बना था, जब भारत का संविधान बना था, तो भारत के संविधान जब बनकर तैयार हुए थे, तो उस समय जो हमारा संविधान था, मतलब जो भारत का संविधान था, भारत के संविधान में मूलतः मतलब मूल रूप से, मूलतः मतलब मूल रूप से 395 गो अनुच्छेद था, 395 गो अनुच्छेद था, और इसके बाद जो है 22 गो भाग था, और 8 गो अनुसूची था, 8 गो अनुसूची था। तो मूल तौर पर अपने भारत के संविधान में 395 गो अनुच्छेद, 22 गो भाग, 8 गो अनुसूची। ये जो 395 गो अनुच्छेद है, ये 395 अनुच्छेद में से 15 गो अनुच्छेद, 15, 1 पर 5, 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और 15 के अलावे 395 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचता? 380। तो जो 380 गो अनुच्छेद है ना, 380 गो अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 380 गो अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ, जबकि हमारा संविधान पूर्णतः यानी पूरी तरीका से लागू 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। क्या हम ये बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ या ना कह सकते हैं। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, जो अपना भारत का संविधान है, इस चीज पे गौर कीजिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं, आज आप पूरा याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन हम 15 दिन के बाद पूछेंगे। पूरा विश्वास है हमको आप पे,
कि आप इसका उत्तर गलत दीजिएगा, 15 दिन के बाद पूछेंगे, पूरा विश्वास है आप गलत उत्तर दीजिएगा। हर बैच में यही हुआ है, हर बैच में बताए हैं और हर बैच में ये बात बोले हैं कि आप लोग 15 दिन के बाद गलत उत्तर दीजिएगा और गलत उत्तर दिया है। तो वो अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं, आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और अच्छी बात है, समझ गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा भाई जी लोग थोड़ा सा। देखिए जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग, 22 भाग में से एक भाग है भाग 2, एक भाग है भाग 2। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अर्थात कौन भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या शर्तें हैं, कौन कौन आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें, नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, फिर नागरिकता को लेकर कानून कौन बना सकता है, नागरिकता को लेकर कानून कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, ये तमाम प्रकार के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 2 देता है। और भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। तो ये जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, यही अनुच्छेद हमें नागरिकता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो अब यहां पर भाई जी लोग आप देखिएगा कि जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो 15 अनुच्छेद उसमें लागू कर दिए गए। तो जो 15 अनुच्छेद उसमें लागू किए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो 5, 6, 7, 8, 9 है, क्या हम इसको नागरिकता संबंधी प्रावधान कह सकते हैं? निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं। तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो नागरिकता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को इस अनुच्छेद लागू हुआ तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गए हैं, लागू हो गए हैं। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, समझिए यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? कब लागू हुए हैं? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। क्या होगा इसका? सी होगा, 1949 होगा, एकदम होगा। लेकिन हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, जब यही क्वेश्चन 15 से 20 दिन बाद हम आपसे पूछेंगे तो आप जवाब क्या दीजिएगा ये भी बता दे। आप जवाब दीजिएगा 1950। 1950 आपके ध्यान में रहेगा। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ होगा, अर्थात आंसर 1950। पूरा विश्वास के साथ हम आपको कह रहे हैं, पूरा अनुभव के साथ हम आपको कह रहे हैं। बात क्लियर है? आंसर 26, आंसर क्या हो जाएगा? 1949। 1949, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया, परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कि कौन परीक्षा पूछा है, एसएससी पूछा है, रेलवे पूछा है या बीपीएससी पूछा है, लेकिन इतना ध्यान में है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें लड़का गलती करता है, ठीक है। लड़का गलती करता है, गलती करके आता है। यही सब तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको जानते हैं, आपको पॉजिटिव कर देता है। जो सामान्य लड़का होगा, जो सामान्य स्तर का लड़का होगा, जो सामान्य स्तर से सोचेगा, वो 1950 मारेगा, समझ गए। लेकिन जो थोड़ा सा गहराई में जाकर के पढ़ा होगा, वो निश्चित तौर पे 1949 मारेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ना, पक्का ना? चलिए ठीक है, तो अब लिखिएगा। देखिए इतना बात बोले हैं, बोलने का कारण है कि आप भूले ना, परीक्षा तक में आप इसको सही करके आए, अगर यहां से प्रश्न आए तो। लिखिएगा
भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। क्या हुआ? ए भगवान, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट। जीवन में बहुत कुछ एडजस्ट करना होता है, तो थोड़ा सा लिखने में भी एडजस्ट कीजिए। लिखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन यह लागू लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया था। जानते हैं ये प्रश्न जो है ना, बीपीएससी और जेपीएससी, झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस, दोनों इस प्रश्न को पूछा है कि एक तो बीपीएससी सीधा पूछा है कि भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया है, तो 26 जनवरी 1930। और जेपीएससी इस प्रश्न को ऐसे पूछा है कि आजादी से पूर्व भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस पहली बार कब मनाया। आजादी से पूर्व भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस पहली बार कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930। देखिए, क्वेश्चन दोनों एक ही है, लैंग्वेज बस अलग है। बीपीएससी और जेपीएससी दोनों हाल फिलहाल में पूछा है, यानी ये 2 साल के भीतर जो एग्जाम हुआ है। एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कि बीपीएससी 64वीं 65वीं 66वीं में पूछा है, समझ गए, लेकिन पूछा है। बीपीएससी भी पूछा है, जेपीएससी भी पूछा, पहले बीपीएससी पूछा था, फिर बाद में जेपीएससी पूछा है। तो ये बात भी आपको याद रखना जरूरी है, समझ गए। तो ये चीज है। आगे लिखिएगा, मनाया था, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 5, 6, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 इत्यादि, 60, 6 पर 0, 60, 324 इत्यादि लागू किए गए।
लागू किए गए, अर्थात अर्थात लागू किए गए, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ है। वहीं भारत का संविधान पूर्णतः लागू वहीं भारत का संविधान पूर्णतः लागू वही भारत का संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। वहीं भारत का संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। नीचे से ये वाला क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लिखिएगा। क्वेश्चन, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। आंसर टिक कर लीजिएगा। 1949। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग। देखिए, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण को लेकर हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, तो सिर्फ हमारे बलबूते तो कोचिंग नहीं चल जाएगा, समझ गए। कुछ स्टाफ भी चाहिए, समझिए, कुछ टीचर भी चाहिए, तब जाकर के कोचिंग चलेगा, समझ गए। तो वैसे ही संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करती। संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करती। इसको लेकर के संविधान सभा ने कई सारी समितियां स्थापित की, कई सारी समितियां। जैसे कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तो सब चीज देख नहीं सकते हैं, जिस कारण रक्षा विभाग किसी और को दे दिया गया है, वित्त विभाग किसी और को दे दिया गया है, फिर जो है आपको रेलवे विभाग किसी और को दे दिया गया है, गृह विभाग किसी और को दे दिया गया है, समझ गए। तो अलग अलग विभाग जो है अलग अलग लोगों को प्रदान कर दिए गए हैं, ताकि देश के भीतर शासन प्रशासन सही ढंग से चलाए जा सके। गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, सब अपना अपना देखती है, और सबके शीर्ष पर हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। सबको अपने नियंत्रण में रख करके जो है काम करवाते हैं, देखते हैं कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे ही संविधान सभा सबके शीर्ष पर, सबके टॉप पे बैठा हुआ था, सब पे नियंत्रण रख रहा था। संविधान सभा संविधान के निर्माण को लेकर, जो संविधान सभा है, संविधान सभा संविधान के
निर्माण को लेकर कई सारी समितियां स्थापित की। उन समितियों में संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति और भी राज्यों को लेकर समझौता करने वाली समिति, कुल मिलाकर के संविधान सभा ने जो समितियां स्थापित की थी संविधान निर्माण को लेकर, समितियों, बड़ी समिति यानी कुछ बड़ी समिति था, कुछ छोटी समिति। जैसे कि मोदी जी का जो मंत्री परिषद है उसमें कुछ बड़े कैबिनेट मंत्री है, कुछ छोटे मंत्री हैं, समझ गए। कैबिनेट मंत्री है, राज मंत्री है, उप मंत्री है। कैबिनेट मंत्री है, राज मंत्री है, उप मंत्री है। अब जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह राज मंत्री जो है आपको अजय कुमार मिश्र टेनी, समझ गए। अजय कुमार मिश्र टेनी वो गृह राज मंत्री है, गृह राज मंत्री है। तो कैबिनेट मंत्री अमित शाह और उन्हीं के विभाग का गृह राज यानी उनसे छोटा मंत्री उन्हीं के विभाग का जो है अजय कुमार मिश्रा टेनी है, समझ गए। तो वैसे ही आपको संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने को लेकर कई सारी समितियां स्थापित की। उसमें 8 बड़ी समिति तथा कुछ छोटी समिति थी। स्पेशली जो 8 बड़ी समिति है जिसके विषय में आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक प्रश्न निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाता है, इन समितियों के अध्यक्ष कौन है? राज्यों को लेकर समझौता करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? फिर जो है आपको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने को लेकर जो 8 बड़ी समितियां स्थापित की थी, जो 8 बड़ी समितियां स्थापित की थी, उन 8 बड़ी समितियों में जो सबसे प्रमुख और विशिष्ट समिति थी वह आपको प्रारूप समिति थी, वह आपको प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति संविधान निर्माण करने वाली गठित सभी समितियों में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण समिति आपको कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और सबसे ज्यादा प्रश्न प्रारूप समिति के विषय में ही आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न प्रारूप समिति के विषय में ही आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रारूप समिति को ही देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को यानी आजादी के ठीक बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो प्रारूप समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, उनके 7 सदस्यों के नामों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछता है ना, प्रश्न सीधा तौर पे पूछता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य हाँ है और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। बिहार दरोगा तक में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, समझ गए, कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। आप इस प्रश्न का जवाब कब दे पाइएगा? जब आप जानेंगे कि ये सब लोग प्रारूप समिति के सदस्य हैं, तब आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अब देखिएगा प्रारूप समिति में जो 7 गो सदस्य है, 7 गो सदस्य है, उसमें से 1 गो सदस्य है आपको कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें, समझ गए, अंबेडकर की हम बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए यहां पर एक बात बताते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने आप लोग? हाँ या ना? सुने हैं ना? उनका बहुत सारा कोटेशन है, बहुत सारा कोटेशन है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है। हिंदू धर्म में भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, छुआछूत की व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए गांव घर में क्या होता है जानते हैं? गांव घर में होता क्या है, आप सभी लोग मैक्सिमम लोग गांव घर से होंगे, तो गांव घर में होता यह है कि मान लीजिए कि आप जिस थाली में खाते हैं, आपके घर में अगर कोई काम करने वाला आया
तो काम करने वालों को आप अपने थाली में नहीं देते हैं, दूसरा थाली में देते हैं, समझ गए, या फिर वो पत्तल में जो है देते हैं, समझ गए। ऐसा क्या आप नहीं करते हैं? क्या आपके घर, क्या आपके समाज में ऐसा नहीं होता है? होता है या नहीं होता? होता है। इस व्यवस्था के ऊपर ही कटाक्ष करते हुए डॉक्टर सॉरी स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि आज हिंदू धर्म में जो भगवान है वो खाना बनाने के बर्तन में है, रसोई घर में है, समझ गए। रसोई घर में अगर मान लीजिए वो खाना बनाने के बर्तन में वो दूसरा कोई खा लेगा तो छुआछूत हो जाएगा, समझे। ऐसा थोड़े होता है जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए हम आपको यहां पर यह बात बताना चाह रहे थे। आपको स्वामी विवेकानंद के कई सारे कोटेशन है, उन कोटेशनों में एक बहुत जबरदस्त कोटेशन है, और कोटेशन यह है, सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने आप को कमजोर समझता है। सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने आप को कमजोर समझता है। तो हम आपको यह बात कहना चाह रहे हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद को आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, सभी लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बात कही गई है उस बात को आप मानते कितना है? उस बात को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं, समझिए, नहीं मानते हैं। तो नहीं मानिएगा तो उससे कोई फायदा थोड़े होगा। मतलब हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे, आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर नहीं समझे। और अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो बरसाती मेढक आप मत बनिए, ठीक है, बरसाती मेढक आप मत बनिए। और दूसरी बात, एक दिन वाला जोश आपके अंदर नहीं पैदा होना चाहिए। तीसरी बात, अमानवीय रूटीन नहीं आपको बनाना चाहिए, अमानवीय रूटीन आपको नहीं बनाना चाहिए अगर आपको सफल होना है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, एट फर्स्ट आपको अपने आप को कमजोर किसी सिचुएशन में नहीं समझना है। भले आप गंदा से गंदा स्थिति में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कमजोर नहीं समझना है। देखिए, अगर आप मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, तभी आपका दोस्त भी आपको साथ देगा। अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपका दोस्त भी आपको साथ नहीं देगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए। भले हम अंदर से कितना भी कमजोर है, लेकिन अपने आप को यह दिखाइए कि हम बहुत स्ट्रांग है, समझ गए, तब ही लोग आपका साथ देगा। और आप स्ट्रांग हैं, आप कमजोर नहीं है, समझ गए। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, सफलता रातों रात नहीं मिल जाता है। सफलता के लिए धैर्य की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप धैर्यवान हैं, मेहनती हैं, तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। और अगर आप धैर्यवान और मेहनती नहीं हैं तो आप सफल नहीं होंगे। दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए कि लॉज में किसी का रिजल्ट हो गया, चचेरा भाई का रिजल्ट हो गया, फुफेरा भाई का रिजल्ट हो गया, बहन का रिजल्ट हो गया, तो एकदम अंदर से ज्वाला उठता है कि एक दिन में नौकरी करिए लेना है। लेकिन वो ज्वाला एक दिन के लिए रहता है, वैसी ज्वाला किसी काम का नहीं होता है। दूसरा, जब वो ज्वाला स्वतः फूटता है ना अंदर से, तब लगता है, रूटीन बनाते हैं आप लोग एकदम। एक तो उससे पहले आपको एकदम नहीं पढ़ने का आदत है, रूटीन बनाते हैं 12 घंटा का। आप जो नहीं पढ़ रहे होते हैं और सीधा रूटीन बना लेते हैं 12 घंटा का, इसी को अमानवीय रूटीन कहे हम, इसी को अमानवीय रूटीन हम कहते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने का आदत है तो आप पहला दिन रूटीन सिर्फ 1 घंटा का बनाइए, 1 घंटा का। हम 1 घंटा पढ़ेंगे। जब 1 घंटा में स्टेबिलिटी बन गया, तब 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए, 5 घंटा कीजिए, 6 घंटा कीजिए। ये नहीं पढ़ने का एकदम आदत ही नहीं है, और 12 घंटा का रूटीन बना लिए। कभी पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता है। औकात मेरा 100 रुपया कमाने का है, हम सोचने लगे कल सुबह होकर के हम 1 करोड़ कमाने लगे, तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन औकात अगर 100 रुपया कमाने का है, हम ये सोचे कि कल सुबह से हम 125 रुपया कमाने लगे, तो ये पॉसिबल है, उतना कमा सकते हैं, समझ गए। तो पॉसिबिलिटी के साथ सपना देखिए, सपना बड़ा देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन
अपने क्षमता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, समझ गए। तो ये सब चीज है, इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, तभी जाकर के आप बहुत बड़ा कर पाएंगे, समझ गए। और जो अंबेडकर साहब थे, समझ गए, ताली बंद कीजिए, देखिए जो अंबेडकर साहब थे, समझ गए, वे छुआछूत जाति से आते थे, लोगों ने इनके साथ भेदभाव किया, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे, समझिए, ये अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे, खुद तो महान हुए ही, खुद जितना प्राप्त करना था उतना प्राप्त किए ही, लेकिन इन्होंने स्पेशली जो पिछड़े तबके के लोग थे, जो दलित लोग थे, उन्हें अधिकार दिलाया। अगर ये अपने आप को कमजोर समझ जाते तो क्या ये खुद भी जो इन्होंने कुछ गेन किया, क्या ये गेन कर पाते? नहीं कर पाते। क्या ये दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिला पाते? नहीं दिला पाते, समझ गए। तो इसी वजह से ये सब बात हम आपको बोले, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर आप कमजोर समझते हैं तो आप पापी है, आप महापापी है, पापी नहीं, आप महापापी है। अब से आपसे बड़ा कोई पाप दूसरा नहीं किया है, समझ गए। झूठ बोलिए जितना बोलना है, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने आप को किसी भी सिचुएशन में कमजोर नहीं समझना है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो संविधान सभा के अन्य प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे, वे थे आपको कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। फिर जो तीसरे सदस्य थे उनका नाम था एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर। इसके बाद जो अगला था वह था आपको सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, समझ गए। इसके बाद जो अगले थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद बी.एल. मित्रा, बी.एल. मित्रा। और ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, बी.एल. मित्रा के स्थान पर जो है ना बाद में जाकर के एन माधवराव आया था। कौन आया था? एन माधवराव, एन माधवराव। बी.एल. मित्रा के स्थान पर कौन आया था? एन माधवराव, एन माधवराव। तो छठा सदस्य बी.एल. मित्रा था, लेकिन इसके स्थान पर कौन आ गया था? एन माधवराव। इसके बाद जो 7वां सदस्य था वह था आपको डीपी खेतान। कौन था? डीपी खेतान। और डीपी खेतान के स्थान पर आया था टीटी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी आया था, समझे, टीटी कृष्णा मचारी आया था। तो डीपी खेतान के स्थान पर जो है आपको कौन आया था? टीटी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, प्रारूप समिति से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? 4-5 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। 4-5-6 क्वेश्चन ही यहां से बनता है और काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। एक तो सीधा यह प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति, एक तो सीधा यह प्रश्न बनता है कि संविधान निर्माण करने वाली समितियों में सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट समिति कौन है? तो प्रारूप समिति। पहला क्वेश्चन यह बनता है, तो आप इसको याद रखिएगा। संविधान निर्माण करने वाली सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट समिति कौन है? प्रारूप समिति। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। अब तीसरा प्रश्न यह बनता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? 7। कुल कितने सदस्य? 7। चौथा क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावे कितने अन्य सदस्य? तो अध्यक्ष के अलावे 6। तो यहां पे जानते हैं विद्यार्थी गलती करता है, आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है, विद्यार्थी जो है 7 मार देता है, ठीक है, 7 मार देता है। तो क्वेश्चन में जबकि रहता है अध्यक्ष के अलावे कितने अन्य सदस्य, तो अध्यक्ष के अलावे कितने अन्य सदस्य? 6, समझिए, 6 अन्य सदस्य। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगली बात आपको याद रखनी है कि जो आपको नीचे में बी.एल. मित्रा और डीपी खेतान कौन किसके स्थान पर आया, इस बात को याद रखना जरूरी है। तो बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन माधवराव
और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णम। और इसके बाद जो टोटल इस 7 गो सदस्य है, सातों सदस्य का नाम याद रखना है। सातों सदस्य में पहला सदस्य कौन है, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टीटी कृष्णा, सातवां टीटी कृष्णा। बात क्लियर है, समझ गए। तो इसमें जो है ना, देखिए पूरा नाम नहीं याद रखना है, पूरा नाम याद रखने के चक्कर में जो है ना नहीं हो पाएगा, तो सीधा आधा आधा नाम याद रखिएगा। अंतिम वाला अंबेडकर, मुंशी, आयंगर, अय्यर, सादुल्ला, माधवराव, कृष्णामाचारी, समझ गए। तो अंतिम नाम जो है आप याद रखिएगा, अंबेडकर, मुंशी, आयंगर, अय्यर, सादुल्ला, माधवराव, कृष्णामाचारी। बात क्लियर है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, हाँ ड्राफ्टिंग, इसी को ड्राफ्ट इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ ठीक है। और भी बहुत सारा नाम है इसका, प्रारूप समिति है, प्रारूपण समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, और पांडुलेखन कमेटी है, पांडुलेखन कमेटी है, सब इसी का नाम है। चलिए इसका नाम लिख लीजिए। तो जानते हैं कभी कताल क्या करता है, परीक्षा में जो है इसका नाम देकर के फंसा देता है। तो लिखिएगा आप, प्रारूप समिति, कॉस्ट में ड्राफ्टिंग कमिटी, DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉस्ट में ड्राफ्टिंग कमिटी, DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉस्ट में ड्राफ्टिंग कमिटी। लिखना पड़ेगा हमको, हम लिखे, हे भगवान, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमिटी, COMMITTE कमिटी। हो सकता है कमिटी गलत हो, गलती है ना, हाँ तो वही तो बोले हो सकता है गलत, हमको पता है। आवाज बढ़ा दे, अरे बकलोल, आवाज तो बहुत तेज है। हाँ लिखिए, ड्राफ्टिंग कमिटी, ऑब्लिक, ऑब्लिक, आवाज नहीं जा रहा है, उधर नहीं जा रहा है, सीढ़ी पे है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ड्राफ्टिंग कमिटी, आगे लिखिएगा पांडुलेखन कमिटी, पांडुलेखन कमिटी इसी का नाम है। पांडुलेखन कमिटी भी कहीं कहीं देता है, पांडुलेखन कमिटी। बस हो गया, ये 3 को नाम याद रख लीजिएगा ना, काम चल जाएगा। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी और पांडुलेखन कमिटी, पांडुलेखन कमिटी, बस हो गया। लिखिएगा, लिखिएगा डैश देकर, संविधान, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण करने वाली समितियों में, संविधान निर्माण करने वाली समितियों में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण, संविधान निर्माण करने वाली समितियों में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो निम्न है, एक तो आप लिख लीजिएगा पूरा, याद रखिएगा आधा। 1 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
2 नंबर में के एम मुंशी, के एम मुंशी। 3 नंबर में एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। पीठ में भोंक देती है पेन। ज्यादा इधर उधर करे पेन चुभा दीजिए, ज्यादा सटे ना उधर, पेन चुभा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, झगड़ना ना है, झूठम झूठा कर लीजिएगा दोनों। कीजिए तो देखते हैं हम भी। लिखिए, लिखिए। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। एन माधव राव, एन माधव राव, पहले लिख लीजिए सातों, तब बाद में लिखा देंगे। एन माधव राव, एन माधव राव। टीटी कृष्णामाचारी, रुकिए ना, हम लिखाएंगे ना, आप काहे टेंशन लेते हैं। एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। अब नीचे से लिखिएगा, रुकिए ना, लिखाते हैं, हम लिखाते हैं ना, लिखिएगा। अरे लिखिए ना, हम लिखाएंगे ना, आप काहे टेंशन। चलिए लिखिएगा, सातों सदस्य का नाम लिख लिए, नीचे से लिखिएगा आप। बीएल मित्रा के स्थान पर, बीएल मित्रा के स्थान पर बीएल मित्रा, बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने। बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव, बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने, बने। तो वहीं, तो वहीं, तो वहीं डीपी खेतान के स्थान पर, तो वहीं डीपी खेतान के स्थान पर, तो वहीं डीपी खेतान के स्थान पर, डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। तो वहीं डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने, टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने, टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। नीचे से लिखिएगा, प्रारूप समिति का गठन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष, सॉरी, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फुल स्टॉप। बात क्लियर है। संविधान को लेकर क्या गो वाचन हुआ है? 3 गो। कितना वाचन? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन
14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। समझ गए? वाचन का मतलब क्या होता है जानते हैं? अरे जो आपको, जैसे कि मान लीजिए कानून निर्माण में भी 3 गो वाचन होता है। तो वाचन में होता है कि विचार विमर्श किया जाता है, सही है गलत है, किसको शामिल किया जाए किसको शामिल ना किया जाए, वाद विवाद चर्चाएं होती है। तो 3 वाचन हुआ है, समझिए 3 वाचन हुआ है। अगर हम 3 वाचन की बात करें तो संविधान सभा को लेकर 3 वाचन हुआ है। और 3 वाचन की हम बात करें तो जो आपको पहला वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। वहीं जो द्वितीय वाचन है वह आपको 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949। और फिर जो तृतीय वाचन है यह आपको 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। 15 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर, नवंबर के बाद अक्टूबर, लेकिन यहां पे देखिएगा ईस्वी में 48 और 49। 48 और 49, समझिए। रुकिए ना, है हाँ बोलिए। 17 नवंबर 17 नवंबर कहाँ दिया है? एम लक्ष्मीकांत में गलत है, काट लीजिएगा। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 होगा। 17 अक्टूबर 1949 होगा, समझ गए? इसके बाद यही है, ठीक है। इस डेट को ही याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा दिन तक कौन वाचन चला है, तो आप गौर कीजिएगा। जो 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1949 यानी 5 दिन चला। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 यानी 14, 10, 24, 2, 12 दिन चला। और वहीं इधर देखिएगा अक्टूबर नवंबर लगभग 1 साल, 1 साल में कुछ दिन कम, समझ गए? यानी 11 माह लगभग में चला, समझ गए? तो सबसे जो बड़ा वाचन हुआ है वह आपको द्वितीय वाचन है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा संविधान को लेकर, संविधान को लेकर संविधान सभा के, संविधान को लेकर संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए हैं। संविधान को लेकर संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए हैं। जिसमें प्रथम वाचन, रुकिए ना 1 मिनट, सुनिए ना, 3 वाचन हुए हैं, यहां पर रुक जाइए। और जो है ना ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है? ऐसे में याद रहेगा, भाषा में लिखाएंगे याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो ऐसे करके रहेगा ना तो याद रहेगा। अच्छा से आप थोड़ा बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक है? हम तो थोड़ा भद्दा बना दिए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सुंदर बनाइएगा, ठीक है? ऊपर में लिख दीजिएगा वाचन, ठीक है? वाचन। और तब ऐसे करके लिखिएगा प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और तब नीचे में डैश दे करके लिखिएगा। थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसको आप लोग सुंदर बना लीजिए, ठीक है?
लिख लिए? नहीं लिखे हैं? लिख लिए भाई जी लोग? लिखे? अब नीचे देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, एगो चीज सुनिएगा। हम आपको क्या बोले थे? हम आपको ये बात बोले थे कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण को लेकर 8 बड़ी समिति स्थापित की। 8 बड़ी समिति। जो 8 बड़ी समिति है ना, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, ये बात आपको याद रखना। जो 8 बड़ी समिति है, उस समिति का अध्यक्ष, एकदम बोतल खोलिए, पानी पीजिए, ठीक है? बकलोल सब हैं एकदम, ठीक है? हम भी तो आदमी है ना, है वो। देखिए, हम आए तो तब इस पानी पिए एको घोंट। जब हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मर नहीं जाइएगा, जिंदे रहिएगा एकदम। यानी सब ऐसो आराम, भौतिकवादी बन गया है। अरे कष्ट दीजिए शरीर को, कष्ट कष्ट, समझ गए? समझे? चलिए, गर्मी है तो गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा। अंबानी के दामाद हैं का? तो ऐसा बात करते हैं। चलिए अब लिखिए, हम सोचे बताएंगे, अब सीधा लिखाएंगे। लिखिए। अच्छा लिखिए, ज्यादा कुछ न है, उतना समझने वाला कुछ न है। अरे समझने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला होता तो हम समझा देते। अरे समिति है, उसका अध्यक्ष है। तो जैसे वो जो 8 गो बड़ी समिति है ना, तो 8 गो बड़ी समिति और उसका अध्यक्ष है। जैसे कि मान लीजिए, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित नेहरू, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही सब लिखना है, लिखिए ना। तो हेडिंग मारिएगा, देखिए 2 गो कॉलम बनाइएगा। नहीं, पहले 1 मिनट रुकिए, कॉलम बनाने से पहले लिखिएगा। लिखिएगा, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ठीक है? कल से 8 गो बेंच छोड़ के बैठिएगा तो आप लोग, ठीक है? 8 गो बेंच छोड़ के बैठिएगा। 7 गो बेंच छोड़े हुए, 8 गो बेंच छोड़ के बैठिएगा। लिखिएगा। अरे ये लोग कैंको में मुंह चेंचू करते रहती है, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है? शुरू से आए हैं, जानते हैं। उसको बोल रही, इसमें डिस्टर्ब हम हो रहे हैं, समझे? लिखिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां, 8 संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां स्थापित की जो निम्न है। 8 बड़ी समितियां स्थापित की जो निम्न है। 8 बड़ी समितियां स्थापित की जो निम्न है। अब 2 गो कॉलम बनाइएगा, एगो में लिखिएगा कमिटी और दूसरे में लिखिएगा अध्यक्ष। एगो में लिखिएगा कमिटी, दूसरे में लिखिएगा अध्यक्ष। अब 2 गो कॉलम बनाइएगा, एगो में लिखिएगा कमिटी, दूसरे में लिखिएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष चलिए,
अब कमिटी में लिखिएगा, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति अध्यक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, तीसरा, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। आगे, तीसरा, राज्यों से समझौता करने वाली समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जानते हैं स्पेशली, देखिए यहां पे रोकते हैं, ये जो तीसरा नंबर लिखा है इसमें जानते हैं सब विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में रहने का बड़ा कारण क्या है जानते हैं? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आजादी के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासत थे, उन देशी रियासतों को भारत में सरदार पटेल ने मिलाया है। तो हम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि सब देशी रियासत को तो पटेल मिलाया है, तो समझौता तो पटेल ने किया होगा। लेकिन यहां पर क्या देशी रियासत को लेकर के बात की जा रही है? नहीं की जा रही है, राज्यों को लेकर बात की जा रही है। तो देशी रियासत को लेकर के अगर बात होता तब हम सरदार पटेल कह सकते थे, लेकिन यहां पर देशी रियासत को लेकर बात हो रही है, नहीं हो रही, राज्यों को लेकर बात हो रही है, राज्यों के समझौता को लेकर बात हो रही है। तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहां पे आप गलती करते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्टार मार दीजिए ताकि ध्यान में रह सके कि हम अभी जो बात बोले हैं, अभी कुछ बोले हैं नहीं सुने हैं, सुने हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा मार दीजिए ताकि इस चीज को बढ़िया से याद रखना है, इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो हम आपको बोल रहे हैं, आप वही काम कीजिएगा जो नागरिकता वाला में करते आए हैं, 1949 के जगह 1950, पंडित नेहरू के बजाय जो है सरदार पटेल करते रहिएगा। तो ये सब देखिए मार्केबल बात है, समझ गए? इस सब चीज को मार्क कीजिए आप। आगे, आगे लिखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति। आगे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल। आगे, मूल अधिकार, क्या गो हुआ है वो, 4 को। आगे नेक्स्ट, मूल अधिकार, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल।
और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पे रोकते हैं भाई जी लोग, ठीक है। एक तो ये सीधा हो गया मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। दूसरा देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे गौर करने वाली बात है, ये जो 5वां नंबर समिति लिखाए हैं, 4 गो हुआ है जी, 3 नंबर कहां गायब कर दी, तो मां बकलोल है, समझ गए, चोरी करके पास की है। सुनिए 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 सुनिए, अब यहाँ पे ये जो 5वां नंबर का समिति लिखाए हैं, जानते हैं ये बड़ी समिति थी, और ये बड़ी समिति के अधीन जो है ना 2 गो छोटी समिति थी, और 2 गो जो छोटी समिति थी वो था मूल अधिकार को लेकर उप समिति और अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति। तो मूल अधिकार को लेकर जो उप समिति था उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों को लेकर जो उप समिति था उसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी, उसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर में ही सब कॉलम देना है, 5 नंबर में ही सब कॉलम देना है। जैसे कि मान लीजिए हम 1 नंबर लिखते हैं, तो 1 नंबर में समझ गए, फिर आगे बढ़ना है तो ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, तो 5 नंबर में ही जो है ना रोमन में 1 दीजिएगा, यानी ये 5 नंबर के अंतर्गत ही आएगा। आप ये नहीं जोड़ लीजिएगा कि 8 2 10 गो बड़ा समिति हो गया, नहीं, 8 गो बड़ा समिति है। उसी 8 गो में जो बड़ा समिति एगो है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर परामर्श समिति, जो बड़ा समिति, उसी के अधीन जो है 2 गो छोटा छोटा आता है, जो याद रखना जरूरी है। और यहां से क्वेश्चन आता है ना, तो अधिकतर विद्यार्थी गलती करता है, समझे, तो लिखिएगा 5 के 1 में मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति क्या है, जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अध्यक्ष जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जेबी, हाँ जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। आगे अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति, अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति 5 के 2 में लिखिएगा, अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी। अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी। आगे 6 नंबर में प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति 6 नंबर में। आगे 6 नंबर में प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे 7 नंबर में संचालन समिति, ये भगवान अब कितना धीरे धीरे बोले, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। 7 गो हुआ, एक गो छूट रहा है, वो कौन है, प्रारूप समिति। लिख लीजिए ये भी 8 गो, ताकि कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा 8वां कौन है, लिख लीजिए प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी 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 सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो सब छोटा छोटा समिति था, ठीक है। आए सुनिए, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर कितनी बड़ी समिति, कितनी, 8 को बड़ी समिति है ना। 1 मिनट में उसको पढ़िए, तब याद करवाएंगे हम। पढ़िए, मारेंगे।
हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब मेरे साथ याद कीजिए, मुंह ऊपर कीजिए, मुंह ऊपर कीजिए, देखना नहीं है, देखना नहीं है, मुंह ऊपर देखिए, सीधा ध्यान में रखिएगा। संघ लग गया नेहरू, संघ लग गया नेहरू, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के समझौता को ले पंडित नेहरू होगा, हाँ या ना? कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए आगे, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई। अच्छा, मूल अधिकार को लेकर जो उप समिति बना था उस जेबी, मौलिक अधिकार को लेकर उप समिति जेबी कृपलन, अल्पसंख्यक को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर। चलिए आगे, नियम प्रक्रिया, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। आगे संचालन समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। याद हुआ? ये 8 गो बड़ी समिति थी। अब नीचे हेडिंग मारिएगा छोटी समिति, छोटी समिति। घर पे जाके पढ़ते हैं ना। देखिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखिए आप घर पे जाइए, ठीक है, जैसे अभी जाइएगा तो अभी तो खाना पीना बनाइएगा, ठीक है, खाना पीना बनाने के बाद जो है ना, खाना खा लेना है आराम से। जब बेड पे जाने लगना है ना, यानी सोने के लिए, तो एक बार खाली पलट देना है, ठीक है, एक बार खाली पलट देना है, समझ गए? यानी मतलब जो है आज जो पढ़े हैं ना, सोने से पहले जो है एक बार देख लेना है, समझिए, एक बार देख लेना है, देख लीजिएगा ना, पक्का ना, समझिएगा? सबको अपने अपने भविष्य का कसम, समझे? देखना है पर डे, तब ये फायदा करेगा। ई नहीं कि गए खाना बनाए, खा रहे हैं, बतिया रहे हैं, उसके बाद बतियाते बतियाते सो गए। और इहो नहीं करना है कि जाकर के आईपीएल देखने लगना है ना, पहले कॉपी देखना है तब आईपीएल, समझ गए? देखिए अब कुछ छोटी छोटी समिति है, जो कुछ छोटी छोटी समिति है ना, जैसे कि आपको सदन समिति हो गया, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर समिति हो गया, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति हो गया, संचालन समिति, ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी समितियां हैं। देखिए सुनिएगा गौर से, अगर सीधा झंडा समिति के है तो जेबी कृपलानी, अगर सीधा झंडा समिति के है तो जेबी कृपलानी, अगर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ कमेटी के, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ कमेटी के है तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे आपको सदन समिति, पट्टाभिषिता रमैया, पट्टाभिषिता रमैया। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति पट्टाभिषिता रमैया, पट्टाभिषिता रमैया। तो ये है नहीं, सॉरी सॉरी, सदन समिति पट्टाभिषिता रमैया, समझ गए? सदन समिति पट्टाभिषिता रमैया, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, के एम मुंशी। यही ना बोले थे, तो गलत कहां बोले, उल्टा बोला। दोबारा में ना लिखिए, छोटी समिति, छोटी समिति, छोटी समिति लिखिएगा। छोटी समिति लिखिएगा। छोटी समिति 1 नंबर में लिखिएगा। हंसते का है, मुंह तोड़ देंगे हम। जानते हैं बिहार दरोगा बैच में आप लोग को तो खौफ नहीं ना है,
बिहार दरोगा बैच में एकदम सीनियर लड़का सब है, सीनियर लड़की सब है। इतना खौफ है उस सबको, रात को नींद में फट्टा लेके आते हैं उस सबके सपना में हम, समझे। हॉस्टल में भी इतना खौफ है, सबको लगता है कब फटिया देंगे खाना मुश्किल है। लिखिएगा, अब बोलवे नहीं करेंगे। झंडा समिति, एक नंबर में झंडा समिति, एक नंबर में झंडा समिति, झंडा समिति। जेबी कृपलानी, झंडा समिति जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जे डैश बी डैश कृपलानी, बी बॉय, बी बिहार, ब वाला बी बिहार, जेबी कृपलानी। आगे लिखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति। सुनिए ना, जो आए हैं बुला लीजिए, टाइम तो हो ही रहा है। हाँ बुला लीजिए, फोन कर दो। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति। तदर्थ, हे भगवान, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, डैश देकर लिखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखिएगा, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। आगे लिखिएगा, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, अच्छा लिखिए ना, हम 2 बार 3 बार बोल देंगे, चिंता मत। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सदन समिति पट्टाभिसीता रमैया, सदन समिति पट्टाभिसीता रमैया, सदन समिति पट्टाभिसीता रमैया। आगे सीता रमैया, हे भगवान, सीता रमैया। सब चोरी कर करके पास किए हैं मैट्रिक इंटर, एकदम चोर सब हैं आप लोग। चलिए तो लिख लिए, चलिए 1 मिनट सुन लीजिए। जैसे 8 को बड़ा समिति याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये 4 को याद कर ले। आ जाइए, आने दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग बैठे रहिए, साइड हो जाइए आप। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिनट सर हम आपका ले रहे हैं, 1 मिनट। 1 मिनट में 4 याद कर लीजिएगा, 8 को रिवीजन और 4 याद, ठीक है। तो 1 मिनट में आप हमको बता दीजिए तो भाई जी लोग। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, हाँ प्रांतीय, राज्य के समझौता को लेकर समिति, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक को लेकर सरदार पटेल, मौलिक अधिकार को लेकर उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति एचसी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। सीधा झंडा समिति हो तो जेबी, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति, सदन समिति, सदन समिति
कार्य संचालन समिति केएम, बात क्लियर है, हो गया ना? चलिए ठीक है। देखिए आपको संतोष जी हैं, ये कपिल सर हैं, ठीक है? अब शांति हो जाइए। संतोष जी हैं और कपिल सर हैं ये। तो संतोष जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं और संतोष जी कपिल जी के भी स्टूडेंट रहे हैं। तो कपिल सर आपको स्पेशली बिहार आए हैं, बिहार से हैं नहीं, स्पेशली बिहार आए हैं, जो सेना में वैकेंसी नहीं आ रहा है, इसको जानते हैं? कपिल सर को कौन कौन लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं, जानते हैं आप लोग? चलिए वाह, चलिए, हमको तो लगा नहीं जानता हो। चलिए, तो स्पेशली बिहार जो आए हैं, देखिए आप ही लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए ये बिहार आए हैं। सासाराम में न हो रहा है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में जो है आपको कल सीतामढ़ी में यानी वैकेंसी निकालने को लेकर के जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए कपिल सर बिहार आए हैं। तो एक बार आप लोग तो ताली बजा ही दिए हैं, लेकिन हमारे तरफ से एक बार इनका जोर स्वागत। चलिए, तो आगे कपिल सर ही कुछ कुछ बात बोलेंगे, तो कपिल सर को आप लोग सुनिए। हमको तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, क्या है या नहीं है? कपिल सर को सुनिए, ऑनलाइन वाले लोग भी, आप लोग भी सुनिए। लीजिए सर को। ठीक है, उल्टा सीधा कुछ नहीं। हेलो हेलो, जय हिंद। आधे नकली है पीछे वाले, अगर असली है तो आवाज निकालो, क्योंकि मेरी मां कहती कि हिंदुस्तान में शेर, सूरवीर, योद्धा, वीरांगना ही पैदा हुआ करते हैं। तो अगर ये बात सत्य है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलो भारत माता के कमांडर बनोगे। देखिए, पहली बार बिहार की धरती पर वास्तविकता में ऐसा लग रहा है कि मेरे को जन्म बिहार में ही लेना था। कर्मवीर को रोक नहीं सकता है करने से, कि कर्मवीर को रोक नहीं सकता है करने से, और उसे कौन मार सकता है जो कभी नहीं डरता हो मरने से। बिहार की धरती पर ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं जिन्हें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। रोशन सर जैसे आपके साथ योद्धा खड़े हैं। और एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि जैसे ही संतोष ने रोशन सर से बोला कि सर कपिल सर आ रहे, एक बार इनने सर से बोला कि सर आपके यहाँ आना चाहते हैं। पहले तो मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं, सर का खासकर आभारी हूं कि उन्होंने मौका दिया मुझे आप जैसे यूथ के सामने प्रेजेंट होने का। दोस्तों, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप जैसे युवाओं को अभी 2 इयर्स 3 इयर्स से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को सुनने वाला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम निरंतर कुछ लोग जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग हैं, वो एक पहल करना चाह रहे हैं कि 2 इयर्स का जो आपके साथ में, पूरे विश्व के साथ में ही हुआ है ये घटना, खासकर हमारे स्टूडेंट के साथ में तो है नहीं, तो क्यों नहीं हमें भी इसमें पूरा हक मिलना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट का सब कुछ, आज के टाइम पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी चीज का हुआ तो पैसों का नहीं है, सबसे ज्यादा अगर लॉस हुआ है तो स्टूडेंट का हुआ है, समय का लॉस हुआ है। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय को बार बार लाया नहीं जा सकता। तो हम आप लोगों से आपकी इस पावन धरती पर ये ऐसा बोला था हमसे जब हम दिल्ली में थे कि सर एक बार आप बिहार आइए, बिहार से इस प्रोटेस्ट को बढ़ाइए, डेफिनेटली आपका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। क्योंकि बिहार की माटी के अंदर जन्म लेने वाले योद्धा, बिहार की माटी के अंदर जन्म लेने वाला योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। क्या सही है बात? सही है बात? देखिए, एक बात मैं सबसे कहता आया हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि योद्धा हर इंसान के अंदर होता है, योद्धा हर इंसान के अंदर होता है। बस इसे रोशन सर जैसे सर के नेतृत्व में मेहनत करके जगाने की जरूरत होती है। संतोष जो कि मेरा स्टूडेंट रह चुका है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करने आया था, किसी कारणवश बाय बैड लक बोल सकते हैं या फिर आपका गुड लक बोल सकते हैं कि इसने हमसे ट्रेनिंग लिया और यहां पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और अभी मेरे रास्ते में कहानी सुनता सुनता आ रहा था कि सर मैंने जितने भी
ओके, देखिए, तो ये आपके सामने जीते जागते जो उदाहरण हैं जो लगे हुए हैं, है ना, ये सभी आपके ब्रदर के साथ में ही सानिध्य में ही फिजिकल किए थे। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इंदौर जैसी जगह पर कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं लिटरली बोल रहा हूं, बिहार का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। एक बार अभी मैंने लास्ट लाइव में ये जरूर बोला था, मैं दिल्ली आऊंगा, दिल्ली में मुझे लिट्टी चोखा जरूर खाना है, क्योंकि हमारी तरफ लिट्टी चोखा नहीं बनता, आपकी तरफ बनता है ना। तो बंदा दिल्ली के अंदर लेके आया, मैं सच बता रहा हूं, कितना लजीज था, कितना मजा आया खाने में, दिल खुश हो गया। साथियों, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा इस जगह पर आकर कि आप लोग भी देखिए क्या होता है, संगठन में शक्ति है। मैं अकेला भाड़ नहीं जोक सकता हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब आपकी यूनिटी, आप एकत्रित होके ये चीजें फैलाएंगे, बताएंगे, तो हो सकता है हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारे जो भाई बंधु है, हो सकता है आप बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप बिहार पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके सपने में रात दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म आती है। आती है नहीं आती है? उन लोगों का रक्त उबाल मारता है, मारता है नहीं मारता है? उनको रातों को नींद नहीं आती है, आती है क्या? बस उन जैसे साथियों के सपने साकार करने के लिए हम एक पहल कर सकें, इसलिए हम आपके बिहार में सीतामढ़ी में आए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हमारे युवाओं के साथ में जो 2 इयर्स का प्रॉब्लम्स हुआ है उसके अंदर रेज का रिलैक्सेशन मिले, जल्दी से जल्दी भर्तियां आए, जितनी भी भर्तियां XYZ, चाहे मैं किसी की बात करूं, SSC हुई, जितनी भी भर्तियां हैं सर, खासकर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी भर्तियां जल्दी से जल्दी रिलीज करें नोटिफिकेशन इनका, क्योंकि युवा इंतजार कर रहा है, युवा बेरोजगार बेटा है, इनके घर वाले काफी चिंता करते हैं इन लोगों की। ठीक है, डेफिनेटली एयरफोर्स के लिए हम आर्म्ड फोर्सेस के तीनों, मैं बता देता हूं करंट मैटर, आपको करंट मैटर में बता देता हूं, एयरफोर्स का रिजल्ट रुका है, सिर्फ और सिर्फ उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ। अगर एयरफोर्स का जिस बंदे का रिजल्ट रुका हुआ है, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, उनको एक ही पर्सनली हिदायत दूंगा कि वो फिजिकली डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उस बंदे के अंदर, फिजिकली आपको बच के रहना है। अगर फिजिकली आप चोट खा गए तो आपको हो सकता है मेडिकल के अंदर रेफर कर दिया जाए, आपको सिर्फ अपने आप को फिजिकली बचा कर रखना है। ठीक है, डेफिनेटली आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको ज्वाइनिंग करने से। क्या नाम है आपका? राहुल के लिए जोरदार तालियां। देखिए, वैसे तो बात मैं आपसे रात भर करूं, 2-3 दिन या फिर 1 महीने हो यहां पर रह जाऊं तो भी बातें खत्म नहीं होगी। मैं आपको एक छोटे से वाक्य में आपकी जर्नी को तय करवा देता हूं, जैसा आपका लक्ष्य है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक बात किसी ने मेरे से बोली थी जब मैंने स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत टाइम हो चुका है और आप जैसे लोगों का बहुत प्यार मिलता है यूट्यूब पर भी और वैसे भी बहुत सारा प्यार मिलता है, तो आज प्लेटफॉर्म कई और जगह पर है। लेकिन मुझसे एक किसी ने यह बात बोली थी कि सर, किसी बच्चे को कुछ टफ और इजी लगता है, सरल और कठिन लगता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है, हालांकि बिहारी नहीं बोल पा रहा हूं, जैसी है वैसी है। ओके, आप लोगों को ऐसा किसी को लगता है कि मतलब सरल और कठिन कोई चीज हो सकती है? यार किसी को तो लगता होगा, मैं अगर यहीं से छलांग मारूं तो आसमान में जा सकता हूं क्या? तो कठिन है या इजी है? कठिन है। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करके बता देता हूं, आप आज के टाइम पे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट एक ही काम करता है, अपने फ्यूचर को निखारने का, अपने फ्यूचर को बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, फ्यूचर कब बनेगा? टफ और इजी की डेफिनेशन मैंने अपने जीवन में किसी भी किताब के अंदर नहीं पढ़ी है। मैं ये बोलता हूं, सक्सेसफुल इंसान के पास भी आज के टाइम पर 24 घंटे हैं और एक फेलियर के पास भी 24 घंटे हैं। बस डिपेंड इतना सा है, सोच इतनी सी है, कॉन्शियस माइंड को गाइड इतना सा करना पड़ता है कि भाई कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, यू कैन डू इट। और एक दिन कर लेंगे आप लोग भी।
मैं वही बात दोहराता हूं कि सक्सेसफुल इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं और एक फेलियर के पास भी 24 घंटे होते हैं। फेलियर सिर्फ एक्सक्यूज देता है कि मुझे ये काम था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, और एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता है। अगर आप भी चाहते हैं सक्सेसफुल इंसान बनना तो आज से एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। ये अपने लाइफ के लिए एक्सक्यूज नहीं देना आपको। किसके लिए एक्सक्यूज देते हैं हम? सुबह से नहीं उठ पाएंगे, किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? मेरे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो एक्सक्यूज किसे देना है आपको? किसी को नहीं देना। अगर सफलता चाहिए तो इस टाइम पे घिस जाइए। अगर सफलता चाहिए तो इस टाइम पे घिस जाइए। ख्वाब जरूर आपके झक मराकर पूरे होंगे। अंत में एक ही बात, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, कमांडो बनोगे। धन्यवाद। चलिए, तो जो है लास्टली नीचे में छूट गया है क्या? नीचे में पता कीजिए, नीचे में हो रहा है? नहीं छूटा है, चलिए ठीक है, हो रहा है। कितना क्वेश्चन हुआ है? ठीक है, देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो है सर को हम छोटा सा एक गिफ्ट दे रहे हैं। बिहार में आपका स्वागत है सर। और फिर इसके बाद जो है और आगे जो है हम आपको ये एक सलाह देना चाह रहे हैं, सॉल्व होना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में बताता हूं बच्चों से कि मुझे गमछा जरूर बांधो एक बार। चलिए तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल सर का सीतामढ़ी में जो है प्रोटेस्ट है, तो अगर आप लोग में से कोई भी हैं तो हो गया सर, हो गया बस। चलिए, तो जो आपको पटना में भी होगा, ठीक है, पटना में भी होगा। तो एक बात, जो भी लोग सीतामढ़ी के साइड के होंगे तो आप अपने दोस्त भाई मित्र को कहिए वहां पे शरीक होंगे। जितना ज्यादा लोग एकत्रित होंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो है लाभदायक होगा, जल्दी जल्दी वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो हम एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं, ऐसे तो सब रोज हम लास्ट में ही निकलते हैं, आप लोग निकल जाते हैं, लेकिन आज सर आए हैं तो सर को निकलने दीजिए पहले, फिर आप लोग निकलिएगा। थोड़ा सा शिष्टाचार का पालन कीजिएगा और फिर हमको भी निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से निकल जाइएगा। लड़की लोग लास्ट में निकलिएगा, ठीक है। चलिए सर, चलिए आप चलिए इसे आगे। और हाँ सुन लीजिए, कल जो है क्लास है, ठीक है, कल बायोलॉजी का क्लास है, कल सर का क्लास है, कल बायोलॉजी का क्लास है, कल सर का क्लास है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, कल बायोलॉजी का क्लास है, इसको लेते आइए।